ज्ञान अदब के इस प्रोग्राम में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम उन दो हस्तियों को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है जो न सिर्फ बेहतरीन दोस्त थी बल्कि हिंदी और उर्दू की जानी मानी हस्तियां थी और इनका गुलदस्ता उर्दू और ज्ञान अदब से गहरा ताल्लुक था। वो थी विजया टेक सिंघानी और शमशाद ताकीदार। आज हम उनके अदबी सफर का जिक्र करेंगे। पहले हम विजया के बारे में बात करेंगे और बाद में शमशाद जी के बारे में। इस तरह हमने ये प्रोग्राम 2 हिस्सों में रखा है। गुड इवनिंग व्यूअर्स। मौत उसकी है, करे जिसका जमाना अफसोस। मौत उसकी है, करे जिसका जमाना अफसोस, वरना दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। गुज़िश्ता 10 सालों से पूना के अदबी महफिलों में शमशाद जलील शाद का नाम उभर कर मरकज की तवज्जो बना हुआ था, है और रहेगा। खानगी जिम्मेदारियों को कुर्बान करने से गुरेज करने वाली एक शरीफ बाशऊर मशरकी खातून, जिसने हमेशा अपने घर की हदों में रहकर मुशायरों की आबरू बाख्ता माहौल से दामन बचाकर अदब की गहराइयों से आसमान की बुलंदियों को छू लिया, तो वो हैं शमशाद जलील शाद। उन्होंने गजलों नज़मों के साथ साथ हम यानी अल्लाह की तारीफ में लिखी नज्म, नात जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी गई नज्म, मुनाजात यानी दुआ प्रेयर लिखे हैं। तो मैं नसीमा जी से गुजारिश करूंगी कि उनकी लिखी हुई एक मुनाजात दुआ से आज की शुरुआत करें। शुक्रिया जी। मैं मुनाजात पेश करने जा रही हूँ जो उनकी किताब पहली दुकर साया से ली गई है। करम कर खुदाया खुदाया, अताओं से दिलबर खुदाया खुदाया। भटक जाऊं रास्ते से तेरे न रब्बा, मेरी रहबरी कर खुदाया खुदाया। हवा शिर्क की मुझको लगने न पाए, हिफाजत मेरी कर खुदाया खुदाया। नफ्स की सफाई करूं जिक्र से मैं, उजाले से दिलबर खुदाया खुदाया। गरीबों की खिदमत करूं मैं खुशी से, मेरा दिल बड़ा कर खुदाया खुदाया। न बख्शेगा तू तो कहाँ जाऊंगी मैं, न बख्शेगा तू तो कहाँ जाऊंगी मैं, तेरा छोड़ के दर खुदाया खुदाया। दुआ मांगती है ये शमशाद तुझसे, दुआ मांगती है ये शमशाद तुझसे, झुकाते हुए सर खुदाया खुदाया। शुक्रिया नसीमा जी। खुदा हम सब की दुआओं को आमीन करे। शमशाद की हमशीरा छोटी बहन अफरोज ताकीदार जो इस वक्त हमसे जुड़ी हुई हैं, उनसे इल्तिजा करती हूँ कि महरूम शमशाद की इब्तिदाई और खानगी जिंदगी के बारे में अपने ख्यालात पेश करें। ओवर टू अफरोज। अफरोज। थैंक यू रुखसाना। अस्सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल। ज्ञान अदब ने ये जो दो सहेलियों के लिए जो प्रोग्राम किया और उसका टाइटल रखा है कि तुमको ना भूल पाएंगे, बहुत सोच समझ के रखा है। विजया भी मेरी फ्रेंड थी, बट आई वॉज नॉट दैट क्लोज टू हर। बट जब इनका ये सब सुन रहे थे तो बहुत कि उन लोग ने अपने इतना सब कुछ पहले ही बोल कर गए, एज इफ क्या उनको मालूम था क्या अभी हमसे बिछड़ने वाले। ज्ञान अदब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ मौका दिया और अपनी ही परछाई यानी मेरी जस्ट एल्डर सिस्टर, मैं उसके बाद पैदा हुई हूँ, उसके बारे में मुझे कुछ बोलने का मौका दिया।
या यूं कहे कि जब गई से, तो अभी लगभग 2 महीने पहले तक के मैं बचपन भी ऐसी शरारतों में बीता। मैं मराठी मीडियम से पढ़ती, उर्दू मीडियम से पढ़ती थी, तो स्कूल का मतलब हम लोग का इतना साथ नहीं रहा। पर जब स्कूल से घर आते थे तो हम लोग के नोक झोंक होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे। एंड वो बहुत अप टू डेट, नीट, क्लीन, सीधी सिंपल सी थी, उसकी उल्टा थी, बिल्कुल चुलबुली सी एकदम। तो हमारे अलमीरा दिए थे हम दोनों के लिए, और ऑर्डर किया था कि भाई अभी आज से तुम्हारे कपड़े इसी में रहेंगे दो। तो वो थी कि अपने कपड़े बड़े अच्छे से सलीके से रखती थी, और मुझे वो बहुत याद आ रहा था आज। और मैं जो, मुझे कुछ चाहिए, दुपट्टा चाहिए, कुछ कुर्ता चाहिए, खींच करके ले, वो इतनी चिढ़ती थी, और मम्मी से जाके मेरी बहुत शिकायत, कि मम्मी देखो ना, इसने किस कदर मेरी पूरी अलमारी बिगाड़ दी, खुद की अलमारी देखो इतनी गंदी सी है, और मेरा पूरा सेक्शन। फिर वो सब चीजें धो धा के फिर इस्त्री करने में जुट जाती थी, और फिर नीट लगाती थी, और मुझे बहुत तंबी देती थी कि अगली बार मेरे इधर सेक्शन में तुम हाथ डालोगी तो मैं फिर अम्मी से शिकायत लगाऊंगी। मेरी मम्मी बहुत चिढ़ती थी और मारती भी थी मुझे। तो आज बहुत याद आई, वो हमेशा सी रही, खाने पकाने की शौकीन। दोनों साथ साथ बड़े हुए, नगर, अहमदनगर के एक अच्छी रिस्पेक्टेड फैमिली में। से था कि अभी 10th हो गई तो बस इन लोग की शादी करने की, फिर भी हम लोग को 12th करने का मौका मिला, और दोनों की साथ एक ही दिन एक ही समय पे शादी होके एक ही परिवार में आए, पूना में, जो काफी और प्रोग्रेसिव लोग थे। घरों लग गए, धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया। और लेकिन शमशाद को ही ये लिटरेचर का बहुत शौक था, और वो लिखती भी थी। उसके स्कूल टीचरों ने भी उसको बहुत बढ़ावा दिया था यहाँ आके। लेकिन उसने अपना लिखना पढ़ना नहीं छोड़ा, छोटी छोटी कविताएं लिखती थी और स्टोरीज लिखती थी बच्चों की। उसने कभी हिम्मत नहीं आए उसकी स्किल्स। तो एक बार हम अपने चाचा मरजूम के घर गए थे, और बातों बातों में उसने बोली कि चाचा हम भी लिखते हैं। तो चाचा ने बोले बताओ तुम्हारा, तो उसके छोटी सी डायरी लगी रहती थी, तो उसने बताई, और चाचा मैंने इतने गजलें लिखी हूँ और ये कुछ स्टोरीज लिखी है। तो चाचा ने इतना अप्रिशिएट किए और उसको बहुत मोटिवेट किए कि अभी बिल्कुल बैठोगी नहीं, शुरू करो। इस्लाह की उसकी, और लिटरली सफर शुरू हो गया। और इसमें उसका भरपूर भरपूर हर कदम हस्बैंड ने दिया, जो जो जलील भाई ने बहुत बहुत साथ दिया उसके हर कदम पे, इतना मोटिवेट किया और इतना अप्रिशिएट और इतना सपोर्ट किया उसको। इस सफर में उसको आगे बढ़ते बढ़ते मौलाना शरर से गाइडेंस मिला। इन्होंने उसको बहुत लिखने से और ज्यादा दिलचस्पी पैदा की। बाद में मरहूम अमीन हजीन साहब हाथ थामा और अपने सामने बैठाकर रदीफ, काफिये, बहर और वजन में से तारुफ कराया, और शायरी के बारे में बारीकियों को समझाने में मदद की। इस तरह उसकी अदबी सलाहियतों में इसी आसिफ सैयद साहब, जो कि एक बेहतरीन अदबी शख्सियत थे, उनका गाइडेंस मिला, और उसने काफी मेहनत कर अच्छे से सीखा है ये सब कुछ। और लास्ट में उसका हो गया कि नजीर फतेहपुरी साहब से वो उसकी मुलाकात हुई, और फिर नो लुकिंग बैक, उसने कभी पलट कर नहीं देखा। उन्होंने भरपूर उसका गाइडेंस किया।
इस सफर में चलते से कब शमशाद शाद बन गई हम पता नहीं चला, और वो बस अपनी कामयाबी कर गई। नेचर से बड़ी सीधी सादी, खाने पकाने की शौकीन, मेहमान नवाज और सिंपल सी खातून थी। पता ही नहीं चला, आज तक हमारा दिल नहीं मानता कि वो हमारे बीच नहीं है। सेम ऐसा लगता, सेम क्वालिटीज उनमें। दीदी भी नहीं बोलती थी मैं उनको, मैं बोलती थी मैं सिर्फ तुमको विजया बोलूंगी। दोनों का भी दोनों की भी आत्मा को अल्लाह शांति दे और जन्नत में उनको अच्छी बुलंद दर्जात अता करे, उनकी मगफिरत करे। और मैं ज्ञानोदय अदा करती हूँ, खास कर मुझे बोलने का मौका दिया। बोलना जरा मेरे लिए भारी पड़ रहा है, लेकिन थैंक यू वेरी मच। सबको सुनने का भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। मरहूम शमशाद जलील को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह आला मकाम अता करे। अफरोज, मुझे याद है हम शमशाद के बेटे साहिल के हल्दी में मिले थे, तो आपने उनकी लिखी हुई उनका लिखा हुआ एक सहरा पढ़ा था, वो आप पढ़ के सुनाएंगे? जरूर जरूर। चांद तारों की है लड़ियों से सजाया सेहरा, चांद तारों की है लड़ियों आया सेहरा, कौन खुशबख्त दूल्हे का जो लाया सेहरा, कौन खुशबख्त दूल्हे का जो लाया सेहरा, चांद तारों की है लड़ियों से सजाया सेहरा, तरफ धूम मची किसने मंगाया सेहरा, हर तरफ धूम मची किसने मंगाया सेहरा, आसमानों की सभी परियों ने लाया सेहरा, आसमानों की सभी परियों ने लाया, लाई सबा फूल की बाहों से, लेके आई है सबा फूल गई बाहों से, कितनी उल्फत से है साहिल को बनाया सेहरा, कितनी उल्फत से है साहिल आया सेहरा, रेशमी धागे में उल्फत के पिरो कर मोती, रेशमी धागे में उल्फत के पिरो कर मोती, तेरी बहनों ने बड़े प्यार से लाया सेहरा, तेरी बहनों ने लाया सेहरा, चेहरे पे सेहरा भी बड़ा जचता, तेरे चेहरे पे सेहरा भी बड़ा जचता है, सुन के नौशान ये चेहरे से हटाया सेहरा, सुन के नौशान ये चेहरे से हटा
आया सेहरा, शाद सरशार से ये दुआ करती है, शाद सरशार सी रब से ये दुआ करती है। देखो बेटे ऐसा या सेहरा, देख के भी सर ऐसा सजाया सेहरा, वक्त है दूल्हे का जो लाया सेहरा, कौन खुशबख्त है दूल्हे का जो लाया सेहरा, चारों लड़ियों से सजाया। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत कितनी अच्छी तरह से लिखा और अफरोज आपने गाया भी बहुत ही खूबसूरती से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शमशाद की शायरी में हर पल अपने घर गृहस्थी की झलक मिलती है। हर शेरी तख्लीक में अपने आप को वो अपने बच्चों, अपने खानदान, अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों को जोड़े रखती हैं। शेर दर शेर घरेलू एहसास से लबरेज एक नज्म सुनिए नसीमा जी से, माँ और बेटी। शुक्रिया रुखसाना। इस नज्म को बोलने से पहले मैं इस नज्म के बारे में कुछ कहूंगी। शमशाद ने एक इंटरव्यू जो शकीला सहर ने लिया था उसमें कहा था उसने 1 साल ही कॉलेज की पढ़ाई की थी और शादी हो गई, मगर दिमाग में पढ़ाई छूटने का गम अंदर ही अंदर परेशान करता रहा। लेकिन इन सालों में मुझे एक ख्वाब हमेशा नजर आता था कि मैं स्कूल जा रही हूँ, कभी कॉलेज के क्लासरूम में बैठी हूँ, कभी इम्तहान हॉल में। एक मर्तबा मुझे ख्वाब आया कि मैं अपनी बेटी के साथ उसके जैसे यूनिफॉर्म, काले काले जूते, 2 चोटियां रिबिन, लाल रिबिन के साथ ऊपर बंधी हुई और कंधे पर बस्ता लटकाए स्कूल जा रही हूँ। इसी ख्वाब को उन्होंने इस नज़म में पेश किया है। नज़म का नाम है ताबीर ख्वाब मेरी बेटी। आओ हम सब सपने बांटे, कुछ पूरे और कुछ अधूरे, मीठे मीठे चुलबुले से आओ हम सब सपने बांटे। मेरा भी एक सपना सुन लो, तुम भी हंस लो, मुस्कुरा दो। सपने में हर दम में अपने एक नन्ही बच्ची बन जाती, ठुमक 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 स्कूल में जाती, संग सखियों के मजे उड़ाती। चॉकलेट बिस्किट टॉफी खाती, निंदिया रानी उन सपनों में नैनों को मेरे भर जाती। कितना अच्छा लगता था तब, ख्वाब में देख के खुद को बच्ची। जिस दिन नींद मेरी खुल जाती, पास में लेटी बेटी को देख मुझको खूब हंसी आती थी। एक दिन यूं ही सपना आया, सपने में ये देखा मैंने, मेरे साथ मेरी बेटी है, एक से यूनिफॉर्म हमारे, 2 चोटी और रिबिन बांधे, काले काले जूते पहने, कंधों पर बस्तों को उठाए जाते थे स्कूल को अपने। ऐसे सपने हरदम मुझको खूब हंसाने आ जाते थे। जब बेटी मेरी बड़ी हुई तो एक दिन मैंने मजे मजे में उसको अपना सपना सुनाया। सुनकर वो तो खूब हंसी थी, फिर मुझसे ये कहने लगी थी, मम्मी आपके इस सपने को खूब खूब मैं समझ गई हूँ। डोंट वरी ओ मम्मी मेरी, डोंट वरी ओ मम्मी मेरी, जो भी सपना तुमने देखा मैं उसको अब पूरा करूंगी, मैं उसकी ताबीर बनूंगी, मैं उसकी ताबीर बनूंगी। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया नसीमा। बहुत अच्छे नज़्म है, बहुत अच्छे अंदाज से पेश किया। शमशाद की शायरी में माँ और बेटी का अटूट बंधन होता है। सचमुच बेटियां
माँ के ख्वाब की ताबीर होती हैं। वालिदैन के लिए बेटियां रहमत होती हैं। कहते हैं घर की जान होती हैं बेटियां, अपने अब्बू की शान होती हैं बेटियां, अल्लाह की रहमत होती हैं बेटियां, यूं समझ लो बेमिसाल होती हैं बेटियां। ऐसी ही एक बेमिसाल बेटी हैं सबा रूही, शमशाद जलील शाद की बेटी, जो शार्लेट अमेरिका में मुकीम हैं। इस वक्त वो हमसे जुड़ी हुई हैं। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। ओवर टू सबा रूही, अमेरिका। जी, can everyone hear me? Yes, yes. Okay. अस्सलाम वालेकुम सबको. Hello, namaste, greetings. I hope सब लोग, everyone is staying safe and healthy in these difficult times. I want to say thank you so much. I feel very blessed कि मम्मी के ऐसे friends और colleagues थे जो उनके लिए इतना honor दे रहे हैं आज ये program के through. We're trying to celebrate her life. And I also want to say to Karishma, Neela auntie, I want to send 2 hugs for you. One is from me and one is from Mama. I hope आप लोग को strength मिल रहा हो, to continue on living. पता नहीं मेरे heart को अभी आपने poem बोल के मुझे emotional कर दिया, but मेरे heart को अभी ऐसा लग रहा है कि मम्मी का heart बंद हो गया पर मेरा चालू है, पता नहीं कैसे. Anyways, थोड़ा लाइट करते हैं मूड को. मैं उनकी एक पोएम सुनाऊंगी और वो तो उर्दू शायरा थी पर मेरी उर्दू की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वीक है. वो हमेशा मुझ पे हंसती थी, आप मत हंसना प्लीज. तो ये पोएम सुनिए उनकी. एक्चुअली दिस इज अ रोमांटिक पोएम, बट मैं पढ़ने के बाद आपको बोलूंगी कि ये मैंने क्यों चुनी. तो ये अर्ज है. एक सहरा को भी गुलजार बना सकती हूँ, एक सहरा को भी गुलजार बना सकती हूँ, हर जगह रंग का बाजार लगा सकती हूँ. एक सहरा को भी गुलजार बना सकती हूँ, हर जगह रंग का बाजार लगा सकती हूँ. चाहे दिल प्यार से खाली किसी का हो, लेकिन उसमें उल्फत के मैं आसार दिखा सकती हूँ. जुल्म मजलूम पे हो जाए जो, उसकी खातिर अपने हाथों में तलवार उठा सकती हूँ. बहुत खूब. वो है सागर तो नदी बन के मिलूंगी एक दिन, वो है सागर तो नदी बन के मिलूंगी एक दिन, मैं तेरे वास्ते रफ्तार बढ़ा सकती हूँ. बहुत. अपनी आंखों की गिलाफों में छुपा कर तुझको प्यार के गांव का दीदार करा सकती हूँ. जो सताए तुझे तन्हाई तो मुझसे कहना, सारी खुशियों को ले तेरे द्वार बुला सकती हूँ. क्या बात है. अभी पोएम बाकी है, बट the reason I chose this is ये रोमांटिक पोएम उन्होंने लिखी थी. It's one of my favorites because I feel like ये एक ode है. It's a dedication to all mothers, right? जो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं. उनकी वो जो raw energy है, और they are like a force of nature for their kids and for their family, for their husband. They can do anything for us. जैसे इसमें लिखा है कि वो अब हमारे लिए तलवार उठा सकते हैं, रफ्तार बढ़ा सकते हैं. मम्मी ने ऐसे ही किया है फुल लाइफ हमारे लिए. वो किस बैकग्राउंड से आई थी और अभी हमको किस आई डोंट नो लाइक किस मुकाम पे पहुंचाया है, उन्होंने यही किया है हमारे लिए हमेशा. एंड करिश्मा, आई एम श्योर दिस रिमाइंड्स यू ऑफ विजया आंटी टू. I met her a few times and I mean they're so like-minded, both of them, like I said, forces of nature, raw energy, raw love and energy. तो जैसे मैं कह रही थी कि जो सताए तुझे तन्हाई तो मुझसे कहना, सारी खुशियों को तेरे द्वार बुला सकती हूँ. तू कहे ना कहे फिर भी तेरे होठों से अपनी चाहत का इकरार करा सकती हूँ. और ये लास्ट वाला फ्रेज है, ये शायद उन्होंने डैडी के लिए लिखा था, पर इसका असर हम सब पे होता है. साथ मेरे रहो यूं जिद ना करो जाने जा, साथ मेरे रहो यूं जिद ना करो जाने जा, वरना जीना तेरा दुश्वार करा सकती हूँ. बहुत. ये हम पे भी गुजरा है. मैं और हम और हमारे भाई साहिल
तो माय नेम इज सबा, माय ब्रदर्स नेम इज साहिल। उन्होंने हमारे नाम ये सेहरा में भी लिए थे जो चाची ने भी पढ़ा। ये हमने भी देखा है वो कैसा जीना दुश्वार करा सकते हैं, but Daddy, I'm sure you're nodding your head right now. So like I said, although this is a romantic ghazal, when I read it, मुझे लगता है मम्मी अपने बारे में एक वार्निंग दे रही है पूरी दुनिया को कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, and she did that. She did everything possible for her family. अभी ये प्रोग्राम आपने किया, अगेन आई फील सो ब्लेस्ड। रुखसाना आंटी, आपको तो पता है आपकी बेटी का नाम भी सबा है, तो आई काइंड ऑफ फील लाइक यू आर माय सेकंड मॉम। we've seen you since we've grown up. मुमताज आंटी, all of you, I feel so blessed कि उनको ऐसे फ्रेंड्स और कॉलीग्स मिले जो उनको ऑनर कर रहे हैं, उनके वर्क को ऑनर कर रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है तुमको ना भूल पाएंगे। जैसे चाची ने कहा कि कैसे भूलेंगे मम्मा, you know, your physical form is gone, but everything आप सब में हो, you are everywhere. जैसे डैड की बातों में हो, भाई के लाड में हो, और भाई के फीचर्स में भी। हमारा भाई साहिल उनका फेवरेट था, I know this, but उनके फीचर्स में और उसके लाड में मुझे मम्मा दिखती है। खाला मतलब मेरी चाची, who's also my मासी, उनकी हंसी में हो, हमारे दूसरे खालाओं की डांट में हो, हमारे सासू के प्यार में हो, मेरे खुद के बेटे की कॉमेडी में हो। ये मेरा बेटा है, आप देख रहे हो यहाँ नीचे फोटो उनकी। मम्मी का जैसे जान था वो। उनका नाम उन्होंने रखा था शाद, मीन्स हैप्पी, चेयरफुल। इतना अच्छा नाम, इट रियली सूट्स हर। तो आप सब में हो मम्मा, आपको कैसे भूल पाएंगे। आई मीन घर की हर चीज में आप हो, इंटीरियर डेकोरेशन में हो, पर्दों के कलर में हो, कुशन कवर के कलर में हो। आई मीन एवरीथिंग आई सी रिमाइंड्स मी ऑफ यू। इनफैक्ट घर के पसारे में भी आप ही हो। तो उनकी तरह था, लाइक यू नो, चंचल माइंडेड, कि हर चीज उनको चाहिए और हर एक चीज से दूसरी चीज में उनका मन आ जाता था। जैसे and she would you know use all her passion behind something, following something like Urdu, like शायरी, anything, social work, painting, you know, cooking, anything like that. तो जैसे मैंने कहा, हर चीज में आप हो, इंटीरियर डेकोरेशन में हो, पर्दों में हो, कुशन के कलर में हो, इनफैक्ट पसारे में भी हो। एंड आई फील सो लकी कि मैं शायर की बेटी हूँ। क्यों? शायर हर चीज में उनको शायरी दिखती है, हर चीज में उनको शेर शायरी दिखती है, राइट। और हमारा लक अभी ऐसा है कि हर उस चीज में अभी हमको मम्मा दिखेगी। अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया हमको। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से मोर, but I really, my heart goes out to anybody who's facing a loss in this difficult time. You know, मम्मी की दुआ से हमारी पूरी फैमिली, you know, we are सेहतमंद again, even though हमको भी काफी लोगों को कोरोना हुआ था, but I don't want anyone to remember the sad times or the pain. Let's celebrate the lives of these two very very exemplary women, जिन्होंने कहाँ से कहाँ लेके गए अपने पैशन और जिद से। और जैसे करिश्मा ने कहा, आई एम श्योर वो अभी भी कोई हेवनली महफिल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सब पिछले शायरों के साथ गालिब आए रहेंगे, यू नो, ऑल दीज इम्पोर्टेंट, शेक्सपियर को बुलाया होगा। जस्ट लेट्स थिंक अबाउट दिस फनी स्टफ एंड यू नो जस्ट थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स। अल्लाह मियां सबके साथ रहे, उनकी फैमिलीज को स्ट्रेंथ दे। थैंक यू आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। God bless you, Sabah Ruhi. Love you. I Bless you, remember beta. my daughter's name also Sabah, because I used to get confused, Sabah, both the Sabahs. That's why I used to call you Ruhi. I remember. God bless you too, Ruhi. You spoke very well about your mom. सफर आगे रखते हैं। शमशाद ने 2008 में लिखना शुरू किया। जैसे कि उनकी बहन अफरोज ने बताया कि शमशाद ने उनके चचा मरहूम बासित अंजुम से इब्तदाई मदद ली और उंगली थाम कर शायरी की दुनिया में
अदबी नुक्तों और शायरी की बारीकियों से उन्होंने अपने आप को रोशनास कराया। मरहूम अब्दुल रज़ाक शरर साहब, मरहूम अमीन हजीन साहब और मरहूम सैयद आसिफ साहब से। इस तरह उनके गाइडेंस में शमशाद ने कड़ी मशक के बाद शायरी की बारीकियों और अनासर पर महारत पाई और उनकी तख्लीक में दिन ब दिन निखार आता गया। उर्दू में उन्होंने आजाद नज़में, बहर में नज़में, दोहे, दोहा गज़ल, माहिए, दो बहरीन गज़ल, रुखसती, सहरा, नात, मुनखबत, हम लिखी हैं। हिंदी में अफसानचे और अफसाने लिखने में भी उन्हें महारत हासिल थी। उनके इस अदबी सफर में उनकी मदद और हिम्मत अफजाई की एक खास शख्स ने, जिनके लिए मैं मीना कुमारी का लिखा एक शेर कोट करना चाहूंगी। वो ये है, आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। और वो नाम है शमशाद जलील शाद के शौहर जलीलुज़्ज़मा ताकीदार। कहते हैं मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ जरूर होता है, लेकिन मोहतरम जलील साहब शमशाद का साथ दिया आगाज से अंजाम तक। जलीलुज़्ज़मा साहब हमारे साथ ऑनलाइन हैं। मैं इंतजार करती हूँ उनसे कि वो शमशाद के बारे में कुछ कहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ज्ञान अदब के ऑर्गेनाइजर्स को और आप सब लोगों को, जो लोग जिन्होंने अभी तक बोला है, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जो लफ्ज़ बोले ऑलरेडी, जो बहुत कुछ बोला है शमशाद के बारे में, तो मैं तो सिर्फ यही बता सकता हूँ कि क्योंकि हम दोनों लाइफ पार्टनर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने उनमें देखी, जो उनके किया। अभी सब लोग बोलते हैं कि मैंने उनकी बहुत मदद की, हौसला अफजाई की। यहाँ पे किस्सा थोड़ा अलग था। तो उनके जो एनर्जी थी वो इतनी थी कि वो खींच के ले जाती थी, जैसे इंजन होता है वैसे। डब्बे तो जाना ही है उनके पीछे और मदद तो करना ही है, कि नहीं तो डिरेल हो जाएगी गाड़ी। तो वो एक तरीका था उनका। लेकिन एक मेन चीज़ ये है कि वो जिस बैकग्राउंड से आई, बिल्कुल कंजर्वेटिव बैकग्राउंड था वो। इसी फैमिली का था जिसमें लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने के बारे में फिर थोड़ा सा हिचकिचाहट थी। हमारे घर में जब आए लोग, दोनों बहनों की जब शादी हुई थी, हमारे घर में तो इल्म की तरफ बहुत ध्यान रहता था। और ये देख के बहुत अच्छा लगा कि उनमें भी इल्म के लिए इतना जुनून था कि उन्होंने बीए किया, एमए किया, घर की सारी जिम्मेदारियां संभालते हुए, बच्चों की जिम्मेदारियां संभालते हुए, सारे काम जो बाहर के, वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ चुकी थी ऑलरेडी, उन कामों को भी संभालते हुए उन्होंने ये सब किया। और वहाँ पर नहीं रुकी वो, उनको कुछ नौकरी करना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने पीएचडी के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया। पीएचडी के थीसिस जो है वो ऑलमोस्ट पूरे कर डाले, सिर्फ सबमिट करना बाकी था कि उनका ये दुनिया का सफ़र ख़त्म हो गया। पर वो सारे जो है तैयार हैं, इस हालत में हैं कि किसी वक्त भी उसको सबमिट कर सकते हैं। और कहानियाँ लिखना, गज़लें लिखना, नज़में लिखना, ये तो उनका ऐसा था कि आप घर में अगर देखेंगे, वो सबा ने बोला पसारे के बारे में, दूसरों ने भी बोला, घर में इतना पसारा रहता था कि जो चीज़ मिली उसके ऊपर उन्होंने लिख डाला। बोलते थे आमद आ गई, समझ में आ रहा है कुछ तो लिखने का, तो भूल जाऊंगी बोल के वो लिख डालते थे। और बाद में फिर वो कागज़ या वो टुकड़ा जो है वो ढूंढते बैठते थे, मैंने किस पे लिखा था। फिर वो जमा करके एक डायरी बनाई, फिर दूसरी बड़ी डायरी बनाई, और फिर बाद में टाइप करके लिखना शुरू किया उन्होंने सब चीज़ को। लेकिन अभी भी जब हम समेट रहे हैं उनकी चीज़ों को, तो ऐसे बहुत सारे हमको नायाब चीज़ें मिल रहे हैं जो उन्होंने लिख डाले थे, लेकिन जमा नहीं कर सके थे एक जगह पे। तो इस हैसियत से जुनून था उनको, और ये सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जुनून होना चाहिए। इल्म के लिए जुनून होना बहुत ज़रूरी है।
वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे, वो सीखते रहते थे। और उनके शौक के बारे में ऐसा है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, प्लांट है, फोटो है। उनको पूरी सोसाइटी में उन्होंने इतने पेड़ लगा, इतने पौधे लगाए, यूज़ किए हुए डब्बे लेना, उनको पेंट करना, उनको अच्छी डिज़ाइन बना के फिर उसमें पौधे लगाना। ये आप अगर आएंगे किसी वक्त हमारे घर पे तो आपको गैलरी में, आपको कॉरिडोर में दिखाई देगा ये सब। और हम लोगों ने वो रखा है, और पड़ोसी और सब लोग जो है बोलते हम उनकी निशानी के तौर पे इसको सबको ऐसा ही करते रहेंगे। एवरीबडी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। हमारे घर में भी वैसा ही है, सोसाइटी के गार्डन में भी लगा हुआ है, वो भी वहाँ पे वैसा ही। और इसकी इन जिम्मेदारियों के साथ असबाग के वो नायब मुदीर अभी थी, उसकी भी जिम्मेदारियां थी। उनकी जिम्मेदारी में वो जो असबाग के अदबी अवार्ड होते हैं, 3 साल मुसलसल वो पूरे हुए। उसकी सारी जिम्मेदारी वो खुद करते थे, खुद जाके ट्रॉफ़ी ढूंढते थे, ट्रॉफ़ी चूज़ करते थे, शॉल चूज़ करते थे, और वो सब बेहतरीन चीज़ चाहिए थी। लोगों का इंतखाब करते वक्त भी जो है उनका बहुत ध्यान ये रहता था कि जो हैं लोग जिनको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, या फिर पूना से, ख़ास तौर से पूना से जो ख़वातीन हैं उनकी तरफ उनका ध्यान बहुत था। नज़ीर फ़तेहपुरी के साथ जब से वो जुड़ी थी, ये बात दोनों के बीच दोनों में थी कि पूना के लोगों को आगे बढ़ाओ। बाहर के लोगों को बढ़ाने वाले बहुत हैं, पूना के लोगों को नहीं हो रहा है, उनको मिलता नहीं है एनकरेजमेंट ज़्यादा। तो ये था, उनके बीच में बहुत कुछ चलता था। और इसमें असबाग के साथ में मिलने के बाद में जो है उनका बहुत दायरा बढ़ गया था। उन्होंने उरूज़ और जो मीटर है वो सैयद आसिफ से सीखा था, और वो उनको भी अपना उस्ताद मानती थी, नज़ीर फ़तेहपुरी को भी अपना उस्ताद मानती थी। जब भी कोई चीज़, कोई नई गज़ल लिखेंगे तो पहले दोनों को सुनाते थे। और नज़ीर फ़तेहपुरी की खासियत ये है कि वो कभी करेक्शंस नहीं बताते थे कि ये इसको ऐसा करेक्ट करो, इसकी जगह ये वर्ड यूज़ करो। सिर्फ इतना ही बोलते थे कि इसको और बेहतर हो सकता है, और छोड़ देते थे। इसमें होता ये था कि उनका दिमाग में जो है ये बात आती थी कि इसका बेहतर होता है तो फिर मैं करती हूँ, और करके उनको फिर से सुनाती थी। इससे वो काफ़ी कुछ अच्छी तरह वो सीख ले। दूसरी बड़ी बात उनकी ये थी कि जैसा विजया की थी वैसे, कि वो जिससे मिलती उनके ख़ानदान में घुस जाते, यानी ख़ानदानी रिश्ता हो जाता था उनका। जहाँ भी जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे, पूरे फैमिली के साथ उनका जुड़ जाता था। यहाँ पे विजया के साथ में तो यहाँ तक जुड़ा था कि वो कुत्ते के साथ भी जुड़ गए थे। उनका जो कुत्ता था वो, उनकी और इनकी दोनों की तो ऐसी मस्ती चलती थी जब वो मिलते थे तो। और विजया में भी जो एनर्जी लेवल था और शमशाद में भी जो एनर्जी लेवल था, वो कुछ इस तरह मैच हो गया, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ लेकिन अच्छी तरह चल रहा था, सिनर्जी हो गया। और दोनों कभी भी कुछ अगर ठान लेते, फैसला करते कि ये करना है तो बस करना है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई साथ दे या ना दे, पैसे मिले या ना मिले, अपने अपने जेब से पैसे डालेंगे, सारा इंतज़ाम करेंगे, सारा प्रोग्राम बनाएंगे। और रिहर्सल इतने करते थे वो लोग कि सब चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, और वो नज़र आता था उनके काम करने में उसमें। और एक दूसरे को मिलना जुलना जो है वो बहुत नज़दीक का था दोनों का। नज़ीर फ़तेहपुरी साहब के पूरे घर के लोगों को वो अपने अपने घर के लोगों की तरह मानते थे, वो लोग भी उनको अपना मानते हैं। दूसरे घरों में भी जिन जिन लोगों के घरों में गए, ऐसा ही उनका था। वो पर्सनालिटी वाइज जो है, और हमेशा हंस के बोल के मिलना, किसी के साथ जो है एकदम बहुत जल्दी दोस्ती करना। और दूसरी बात जो उनकी थी वो मेहमान नवाजी की थी, गज़ब की मेहमान नवाजी थी उनकी। पूना में कोई भी शायर आए, कोई भी हस्ती आए, उनके बराबर उनका वेलकम करना, उनका फेलिसिटेशन करना, ये कभी छोड़ेंगे नहीं। और अपने घर पे बुला के छोटी सी नशिश जमा देंगे, थोड़ा सा प्रोग्राम जमा देंगे, लेकिन बराबर करेंगे और अच्छी तरह करेंगे उनको। मैं उनका फ़ोन देख रहा था, मोबाइल फ़ोन जो मैसेजेस आते हैं उसमें,
मुझे ये देख के बहुत ताज्जुब हुआ कि उसमें एक मैसेज जो जब वो हॉस्पिटल में थे तब किसी ने उनको मैसेज किया था कि मैं पूना आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने जवाब दिया कि माफ़ करना, माजरत चाहती हूँ, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, तकलीफ बहुत है, मैं मिल नहीं सकती अभी, जब मौका मिलेगा तो मिलेंगे इंशाल्लाह। ये पढ़ के मुझे लगा कि देखिए कहाँ पर थे वो और कहाँ पर उनको वो मेहमान नवाजी का ख्याल आ चुका था उनको कि ये इनको मिलना है। और दूसरी चीज़ जो ध्यान में आई कि जब हॉस्पिटल में थे एक दिन उन्होंने फ़ोन पे बात की, जब वो कर सकते थे, कि मुझे नोटबुक, पेन और चश्मा भेजो क्योंकि मुझे कुछ शेर याद आ रहे हैं, कुछ गज़ल याद आ रही है, तो मुझे लिखना है। और वो कर नहीं सके, लेकिन मंगाया था, हमने भेज भी दिया था उनको वो सब। तो ये है जुनून जो उनके पास था। और जो अभी हाल में जो बेटे की शादी हुई, उसकी ज़िम्मेदारी, घर में जो रेनोवेशन हुआ उसकी ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी उन्होंने अकेले संभाली, क्योंकि मेरा अक्टूबर में ऑपरेशन हुआ था, तो मैं ज़्यादा ज़िम्मेदारी ले नहीं सकता था और मेरे ध्यान रखने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी डाली भी नहीं। जो मुझे करना चाहिए था वो भी उन्होंने खुद की, और इतना थक जाते थे लेकिन दिखाया नहीं उन्होंने किसी को भी कि वो थक गए हैं। और जो प्रोग्राम किया और जो ये किया वो यादगार है, हर किसी को बहुत याद है वो। और उन्होंने जो इंतखाब किया, अभी यहाँ माशाल्लाह बोलता हूँ मैं, किसी की नज़र नहीं लगना चाहिए, जो इंतखाब किया बहू का बेमिसाल है। जो भी उनसे मिलेगा आपको मालूम पड़ेगा उसके अंदर उनकी ही झलक है पूरी, माशाल्लाह। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और बाकी लोगों ने कह दिया। मैं वही कह रहा हूँ, अभी मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कितने किताबें लिखी, कहाँ कहाँ लिखा, क्या किया, वो सब तो आप लोगों को पहले से ही मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जलील भाईजान। आपकी बात सुनकर मुझे एक शेर याद आता है, उनसे बिछड़े तो मालूम हुआ कि मौत भी कोई चीज है। उनसे बिछड़े तो मालूम हुआ कि मौत भी कोई चीज है। जिंदगी वो थी जो हमने उन महफिलों में गुजारा है। शमशाद जलील शाद छोटी छोटी महफिलों, अपने दोस्त व अहबाब के दावतों पर काफी नज़में लिखी। वो हमेशा अपने दोस्तों अहबाब की ममनून और मशकूर रहती थी, क्योंकि वहाँ से भी उन्हें हिम्मत अफजाई मिलती थी। डॉक्टर मुमताज़ पीर भाई साहिबा उन्हें बज़्म ख़वातीन और इना फाउंडेशन के जलसों में और महफिलों में मदऊ किया करती थी और उनके कलाम की दाद देती थी। डॉक्टर मुमताज़ पीर भाई साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुजारिश करती हूँ कि उस शमशाद के बारे में चंद अल्फाज कहें। Put on your mic, Mumtaz. Yeah, okay. Yeah. Can you hear me? Yeah. Yes. बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना। और अभी उनकी बेटी सबा और उनके शौहर जलील भाई से जो तासुरात सुने तो बिल्कुल सामने उसकी तस्वीर आ गई शमशाद की मेरे आंखों के सामने। जब वो बीमार हुई उससे कुछ दिन पहले ही शायद 14 फरवरी को उसके बेटे की शादी हुई। वो दिन मुझे इसलिए याद है कि जब उसने मुझे बताया कि 14 फरवरी को मेरे बेटे की शादी है, तो मैंने फौरन कहा, अरे वैलेंटाइन डे पे शादी हो रही है, तो इसलिए वो तारीख मुझे अच्छी तरह से याद है। और उसके बाद एक हफ्ते के बाद शायद 20 या 22 फरवरी की बात है, मैंने उसे फोन किया था, क्योंकि अक्सर हम लोग की फोन पे बात हुआ ही करती थी। तो मैंने फोन पे जब फोन पे बात होने लगी तो उसकी आवाज बहुत थकी थकी सी आ रही थी। तो मैंने कहा कि क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तो उसने कहा कि हाँ तबीयत अच्छी है, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगी कि मैंने अभी 14 फरवरी को मेरे बेटे की शादी की, माफ करना मैं सबको बुला नहीं सकी, हालात ऐसे हैं। यानी शी वाज वेरी गिल्टी अबाउट इट।
तो मैंने कहा कि इसमें कुछ गिल्टी फील करने की बात नहीं है। अभी हालात ऐसे हैं कि किसी को कोई बुला नहीं रख रहा है। एक तो हालात ऐसे हैं, दूसरे गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस है। तो उसने कहा हाँ, क्योंकि हमारे घर के लोग ही इतने हो गए कि जो नंबर ऑफ गेस्ट गवर्नमेंट ने दिए हैं उससे भी हमारे घर वाले ही ज्यादा हो रहे थे, इसलिए मैंने बाहर वालों को किसी को नहीं बुलाया। मैंने कहा इट्स ओके, हम लोग सब समझ सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम आराम करो, बाद में फिर तफसील से बात करेंगे। बस वही मेरे आखिरी उसके साथ फोन पे बात हुई। और फिर मुझे बस यही खबर मिली कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो हॉस्पिटल में चली गई। फिर ये सारे जो भी कॉम्प्लिकेशंस हुए, लेकिन हमेशा एक उम्मीद बंधी रहती। कहते हैं ना कि जब तक सांस तब तक आस। तो हमेशा एक उम्मीद रहती थी कि वो अच्छी हो जाएगी और आ जाएगी घर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। और वो बहुत जल्दी हम लोगों को छोड़ के चली गई। जब वो आखिरी बार फोन पे बात कर रही थी तो शी वाज सो फुल ऑफ लाइफ। और वो बेटे की शादी की इतनी उसको एक्साइटमेंट थी कि मैं बता नहीं सकती। और इतनी जिंदगी से भरपूर एक शख्सियत, एक 15-20 दिन या जितने भी दिन है उसके बाद उत्तर इसी खबर आती है तो यकीन न करने को जी नहीं चाहता। उसकी सबसे पहली किताब जो आई थी, पहली धूप का साया, तो उस किताब के ताल्लुक से मैंने कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया था। उसके बुक रिलीज में मैं गई थी। उसकी जितनी भी किताबें छपी हैं, 6 या 7 जो भी, तो हर किताब के इजरा में मैं मौजूद थी। तो ये सबसे पहली किताब जो उसकी थी, पहली धूप का साया, तो उसके लिए मैंने कुछ थोड़े अपने तासुरात दिए थे, मैं वही पढ़ के सुनाऊंगी। कि पुणे में उर्दू शेर व अदब की तारीख 300 साल पुरानी है, लेकिन ये मैदान हमेशा मर्दों के हाथ रहा। खवातीन हमेशा मर्दों के पीछे ही रही। कुछ तो फितरी शर्मो हया ने उनके कदम रोके और कुछ मर्दों के समाज ने उन्हें मौके फराहम नहीं किए। लेकिन आज की औरत तालीम के जेवर से आरास्ता है। वो मर्द के शाना बशाना हर मैदान में गामजन है। वो खुली हवा में सांस लेना चाहती है और अपने जज्बात व एहसासात के इजहार के लिए बेताब है। अदब और शायरी के मैदान में भी जब उसने कदम रखा तो 2 आतिशा साबित हुई। शमशाद जलील शाद उन खवातीन में से है जिसने अपने घर की 4 दीवारी से अभी अभी बाहर झांकना शुरू किया। ये उसकी पहली किताब थी। उसके बाद उसने माशाल्लाह बहुत सारी किताबें लिखी। जिसने अपनी घर की 4 दीवारी से अभी अभी झांकना शुरू किया है। उनकी शायरी का जहां तक ताल्लुक है, उनकी फितरत के ऐन मुताबिक है, यानी शर्मीली, सहमी सहमी लेकिन खुद एतमाद। वो कहती हैं, हिजाबों भी रहकर चांद को छूने की हिम्मत है। हिजाबों में भी रहकर चांद को छूने की हिम्मत है। यही तो आज की औरत का है किरदार, तुम देखो। उनकी शायरी में बराह रास्त इजहार की बजाय इशारों कनायों की बात कही गई है। उनकी फिक्र में संजीदगी है, तसव्वुरात में पाकीज़गी है, ख्यालात में रवानी और जहन में ताजगी है। मुशायरों में भी वो शिरकत करती हैं और अपने मखसूस अंदाज में अपना कलाम पेश करती हैं। ये निहायत ही फ़ख्र मसर्रत की बात है कि उनका मजमूए कलाम आज मंजर आम पर आ रहा है। अभी तो शाद ने अपने सफ़र का आगाज किया है। उमंगे पुरबहार हैं, हौसले बुलंद हैं। शेरी दुनिया एक ऐसी रह गुजर है जहां अगर कलम चलता रहे तो कई मंजिलें बआसानी तय की जा सकती हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि शाद जरूर बजरूर निहायत सुरखरुई के साथ अपनी मंजिल से हमकनार होंगे। इसी तरह इनके और भी मजमूए शाये होते रहेंगे और लोग इनकी शायरी से महजूज होते रहेंगे। और अल्लाह ने मेरी ये दुआ कबूल कर ली और माशाल्लाह उनकी बहुत सारी किताबें आई। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। उसके बाद उन्होंने कई किताबें लिखी और मैं ये बताने में खुशी महसूस करती हूँ कि उनकी कई किताबों को कई उर्दू अकेडमियों ने इनामत भी दिए हैं। एक उनकी बहुत प्यारी सी नज्म है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी। इस नज्म का उन्वान है आंखें। तेरी आंखें प्यारी प्यारी जैसे सीप में चमकते मोती। तेरी आंखें प्यारी प्यारी जैसे सीप में चमकते मोती। झालर जैसी उस पर पलकें गिरती उठती उठकर गिरती। झालर जैसी उस पर पलकें गिरती उठती उठकर गिरती। शर्म के मोट से भारी भारी तेरी आंखें प्यारी प्यारी।
शर्म के बोझ से भारी भारी तेरी आंखें प्यारी प्यारी। अब्रू तेरे कमानों जैसे जिनसे तीर निकलकर सीधे कारी जख्म लगा दे दिल पर, एक उफ उफ निकले न हल्की सी भी। अब्रू तेरे कमानों जैसे जिनसे तीर निकलकर सीधे कारी जख्म लगा दे दिल पर, उफ निकले न हल्की सी भी तेरी आंखें प्यारी प्यारी। और आखिरी बंद है कि काजल जैसे नैन कटोरे लगते सुरमई बादल जैसे जिस पर बरसे बदले किस्मत। काजल जैसे नैन कटोरे लगते सुरमई बादल जैसे जिस पर बरसे बदले किस्मत, वरना गुजरे उम्र ये सारी तेरी आंखें प्यारी प्यारी, तेरी आंखें प्यारी प्यारी। इसी तरह उनकी एक बहुत शुक्रिया। इसी तरह उनकी एक बहुत खूबसूरत नज्म है कि चांद पे हो एक बंगला मेरा। देखिए तसव्वुर, शायर का तसव्वुर और उसका तख़य्युल कहाँ कहाँ पहुंच जाता है कि चांद पे हो एक बंगला मेरा। समाप्त करें कि चाय की प्याली हाथों में थी, नजरें थी खबरों पर मेरी। चाय की प्याली हाथों में थी, नजरें थी खबरों पर मेरी। लिखी थी कुछ ऐसी खबरें साइंसदानों ने देखे हैं चंदा पर पानी के निशान। लिखी थी कुछ ऐसी खबरें साइंसदानों ने देखे हैं चंदा पर पानी के निशान। बिल्डर सोचों में डूबे हैं कैसे ले हम चांद की धरती। बिल्डर सोचों में डूबे हैं कैसे ले हम चांद की धरती। पढ़ के सारी खबरें मेरा दिल खुशियों से झूमा ऐसा। पढ़ के सारी खबरें मेरा दिल खुशियों से झूमा ऐसा। फिर उसने हौले से सोचा काश के चंदा की धरती पर मेरा भी एक बंगला हो। फिर उसने हौले से सोचा काश के चंदा की धरती पर मेरा भी एक बंगला हो। फिर ख्यालों के डोले में मुझको लेकर अपने हमरा जा पहुंचा चंदा की धरती। सबसे बेहतर चंदा का जो टुकड़ा था वो भाया दिल को। सबसे बेहतर चंदा का जो टुकड़ा था वो भाया दिल को। दिल ने उस पर मेहनत करके सुंदर सा एक बंगला बनाया। दिल ने उस पर मेहनत करके सुंदर सा एक बंगला बनाया। बोला मुझसे अब तुम इसमें खुशी खुशी दाखिल हो जाओ। बोला मुझसे अब इसमें तुम खुशी खुशी दाखिल हो जाओ। देखा मैंने सुंदर बंगला झूमा तन मन मेरा ऐसा। देखा मैंने सुंदर बंगला झूमा तन मन मेरा ऐसा। हर कोने को देखा मैंने दिलकश था वो बंगला मेरा। हर कोने को देखा मैंने दिलकश था वो बंगला मेरा। थकी हुई थी भूख भी जागी कुछ खाने को मन भी चाहा। भागी आई मैं किचन में कितना सुथरा था किचन। भागी आई मैं किचन में कितना सुथरा सा था किचन। मैंने सोचा मुर्गी भूनूं चटखारे ले लेकर खाऊं। मैंने सोचा मुर्गी भूनूं चटखारे ले लेकर खाऊं। मुर्गी को चूल्हे पर रखकर जैसे उसको पलटाया मैंने। मुर्गी को चूल्हे पर रखकर जैसे उसको पलटाया मैंने। झुलसी मेरे हाथ की उंगली मेरे मुंह से चीखे निकली। झुलसी मेरे हाथ की उंगली मेरे मुंह से चीखे निकली। मुर्गी हाथ से जैसी छूटी हाथ में थी चाय की प्याली गिरकर वो भी टूटी। मुर्गी मेरे हाथ से छूटी हाथों में थी चाय की प्याली गिरकर आखिर वो भी टूटी। दूसरे पल में चांद नगर से लौट आई अपनी धरती पर। लौट आई अपनी धरती पर। लौट आई। बहुत खूब। क्या तख़य्युल है, क्या खूबसूरत तसव्वुर है, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया मोहतरमा साहिबा। आपने शमशाद की लिखी हुई दोनों आजाद नज़में पढ़ी हैं। ऐसी एक छोटी सी नज्म है उजाला तेरी यादों का। उजाला तेरी यादों का, उजाला तेरी यादों का,
मेरे अतराफ है फैला, इसी की रोशनी से मैं हमारी जिंदगी का, मोहब्बत का, वफाओं का फसाना लिखती रहती हूँ। कभी फुर्सत जो मिल जाए तो आके इसको पढ़ लेना। मेरी बस इतनी ख्वाहिश है, यूं ही कायम रहे हरदम उजाला तेरी यादों का। क्या बात, बहुत। शमशाद के अदबी तख्लीक के 4 से 6 मजमूए शाया हुए हैं। केसर की खुशबू जो एक अफसानचों का मजमुआ है, हिंदी में शाया हुआ है। नातिया माहिए जो रहमतुल्लिल आलमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी गई है। अमेरिका में उर्दू शिकागो के हवाले से, जिसमें उन्होंने अमेरिका के मशहूर और मारूफ इल्म अदब की महफिलें, उर्दू की बज़्में, उर्दू की अंजुमनों के बारे में लिखा है। एक वक्त जब वो अपनी बेटी सबा के पास शिकागो में क़याम थी, तो उर्दू के चाहने, पढ़ने और लिखने वालों से राब्ता कायम किया और ये किताब की तख्लीक हुई। अपनों का पास और वक्त का साथ हो तो हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। वक्त इसी मौजू पर लिखी शमशाद की एक नज्म रिक्वेस्ट करती हूँ नसीमा जी से, पढ़िए। शुक्रिया। वक्त कब किसका साथ देता है, जब आता है बीत जाता है। वक्त तो खुद ही एक मुसाफिर है, हर घड़ी मंजिलें बदलता है। कामयाबी की हो तलाश जिसे, हाथ उससे ये फिर मिलाता है। न करे कदर उसकी जो कोई, ठोकरों में उसे उड़ाता है। उसके हाथों में डफली और बाजा, नाच बंदर का ये नचाता है। खुद ही देता है जख्म लोगों को, बाद मरहम खुद ही लगाता है। ये सिर्फ इसकी एक बख्यागिरी, ऐसा दर्जी कहाँ पे मिलता है। देखिए तो हरीस लोगों में, कहाँ ये खुद ही खुद पनपता है। इसके मुखलिस जो लोग होते हैं, ये मदद उनकी रोज करता है। दुश्मनी उसके साथ जो रखे, उनकी नींदें भी ये उड़ाता है। या इलाही ये वक्त चीज है क्या, कोई इसको समझ न पाता है। वक्त का तजर्बा जिसे है शाद, उससे जो शख्स फैज पाता है। वेरी ब्यूटीफुल नज्म नसीमा जी, थैंक यू वेरी मच। वैसे तो उन्होंने हर मौजू पर नज़में लिखी हैं, लेकिन गज़ल को उन्होंने अपनी पहली पसंद मानी है। उनके अदबी एतबार से वो कहती हैं, गज़ल इख्तिसार और जामियत के साथ जिंदगी से मुकालमे करती है। गज़ल के रतीब और काफियों में जो नगमगी है, वो किसी और सनफ़े सुखन में नहीं पाई जाती। उनकी एक उम्दा गज़ल जो रिख्ता में भी शामिल हुई है, सुनते हैं नसीमा जी से। शुक्रिया। गुलाबों सी तुम्हारी याद हर जानिब महकती है, तुम्हारी जुस्तजू में अब हवा की रूह भटकती है। जहां भर में हजारों बोलियां मीठी बहुत, लेकिन मेरी उर्दू ज़बां उनमें नगीने सी चमकती है। बुजुर्गों की निशानी है जिसे चादर में कहती हूँ, उसे जब ओढ़ लेती हूँ मेरी सूरत दमकती है। वेरी वेरी सुकून मिलता मुझे ये जानकर बेटी बहुत खुश है।
तभी तो ख्वाब में आकर वो हंसती है, चहकती है। नजर जब आपकी होगी खुलेंगे बाब रहमत के, नजर जब आपकी होगी खुलेंगे बाब रहमत के, वगरना रूह इंसानी अंधेरों में भटकती है। जो ख्वाहिश हो नहीं सकती जमाने में कभी पूरी, दबा के दर्द सीने में वही ख्वाहिश सिसकती है, दबा के दर्द सीने में वही ख्वाहिश सिसकती है। अदबी इस्लाह करने और लिखने में डॉक्टर नज़ीर फतेहपुरी साहब का बहुत ही साथ रहा। डॉक्टर नज़ीर साहब बजाते खुद एक आला दर्जे के अदीब और शायर हैं। शमशाद को पुणे के नामवर शौराओं से मिलवाना, अपनी अदबी नशिस्तों और आजम कैंपस के मुशायरों में मदऊ किया और उनकी इस्लाह के साथ साथ हमेशा हिम्मत अफजाई की। शमशाद जलील शाह उनके अस्बाक रिसाले से जुड़ी हुई थी। वो इस रिसाले की नायब मुदीर थी। नज़ीर फतेहपुरी साहब को अपना गुरु मानती थी। 2017 में शमशाद ने डॉक्टर नज़ीर साहब पर एक किताब लिखी जिसका उन्वान है शहरे सुखन का मुसाफिर नज़ीर फतेहपुरी। पिछले साल यानी 2020 में शाया हुई एक और किताब नज़ीर फतेहपुरी साहब रूबरू, जिसमें उन्होंने डॉक्टर नज़ीर फतेहपुरी साहब के उर्दू अदबी सलाहियतों को सराहा है। डॉक्टर नज़ीर फतेहपुरी साहब एक बामियार हस्ती हमारे प्रोग्राम में ऑनलाइन है। उनसे इल्तिजा करती हूँ कि वो शमशाद के बारे में कुछ अल्फाज कहें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा नसीमा साहिबा का कि उन्होंने आज हमारी दो मरहूम शायरात को याद किया। इत्तेफाक से दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं और उनकी जो आपस में मोहब्बत थी उसका सबूत इस बात से मिलता है कि दोनों आगे पीछे बीमार हुई और दोनों ने दुनिया को आखिरी सलाम किया। उन दोनों की याद में आज ये ताज़ियती जलसा ऑनलाइन रखा गया है और इसमें काफ़ी उनके जानने पहचानने वालों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। मुझे भी बोलने का मौका मिला है। दरअसल शमशाद साहिबा एक ऐसा मौजू है कि उनकी शख्सियत पर, उनकी शायरी पर बहुत कुछ अभी लिखा जाना बाकी है। चूँकि किताबें जो होती हैं वो शायर अदीब चला जाता है लेकिन उसकी किताबें मौजूद होती हैं और वो किताबें जब भी कोई पढ़ता है तो उसका दिल चाहता है कि उन किताबों पर लिखें। शमशाद साहिबा के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी उनसे मुलाकात, सबसे पहली मुलाकात वो हम लोग जब आजम कैंपस की तरफ दूसरे उर्दू के जो उस्ताद थे, टीचर थे, शायर थे, वो सब उस काफिले में शामिल थे। तो उसमें जो रेल में जो डिब्बे होते हैं तो एक जो है ख़वातीन के लिए था, दूसरा हम मर्दों के लिए। कुछ ही देर बाद में जब वहाँ पर मुश्ताक अरब थे हमारे एक दोस्त, उन्होंने एक कुछ नशिस्त का सा एहतमाम किया, सब जो है शेर व अदब पे बात होने लगी। तो अचानक एक ख़ातून जिनको मैं नाम से तो जानता था लेकिन चेहरे से नहीं जानता था, वो मेरे सामने आई और आकर कहने लगी कि मेरा नाम शमशाद जलील शाद है और मैं भी लिखती हूँ। मैंने कहा कि हाँ, मैं उसूल में आपकी कुछ चीज़ें पढ़ चुका हूँ, देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपके नाम से वाकिफ़ हूँ। तो फिर वो कहने लगी कि मैं अपना जो कुछ भी लिखा है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। और ये मशवरा मुझे अमीन हजी साहब ने दिया है कि अगर आपको बहुत दूर तक जाना है और बहुत कामयाब होना है तो
तो आप अपना कलाम और आप अपना जो भी कुछ आप लिखती हैं वो पूना में नज़ीर फतेहपुरी साहब को दिखाएं। तो मैं ये सब आपको बताना चाहती हूँ। उस वक्त उनके सामने उनके पास एक डायरी भी थी। डायरी उन्होंने मुझे दी। मैंने डायरी देखी, मैंने कहा कि ये काम ऐसे सफ़र में नहीं होता है, जब हम पूना आएंगे तो इत्मीनान से इस मौजू पर हम बात करेंगे। लिहाजा पूना आने के बाद उन्होंने कहीं से मेरा नंबर हासिल किया या उसी वक्त ले लिया होगा नंबर, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन उन्होंने फ़ौरन मुझसे रब्ता किया और फिर जो कुछ भी उन्होंने लिखा मुझे दिखाया, मुझे बताया। दरअसल मैं उस्तादी शागिर्दी पर ईमान नहीं रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो हम जानते हैं वो दूसरों तक पहुँचाना चाहिए। ये एक दोस्ताना मशवरा होता है, एक दोस्ताना तरीक़ा होता है, उसमें उस्तादी शागिर्दी को कोई दखल नहीं है। लेकिन वो हमेशा मुझे अपना उस्ताद ही मानती रही। हर महफिल में, हर मुशायरे में जहाँ भी हम लोग जो है मौजूद होते हैं तो वो मुझे अपना उस्ताद ही बताती थी वो। हालांकि कई बार मैंने उनको मना भी किया है कि आप जो है महफिलों में इस बात का इजहार न करें तो बेहतर है, लेकिन वो अपनी ज़िद पर कायम रही। उन्होंने कहा कि जब मैं आपसे सीख रही हूँ तो मैं क्यों छुपाऊँ कि भाई मैं ये जो है नज़ीर साहब मेरे उस्ताद है। उसके बाद मैंने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया और ये सिलसिला चलता रहा। कुछ बातें मैंने नोट की हैं तो मैं तफसील से उन बातों पे रोशनी डालना चाहता हूँ। मौत बरहक है, जो आया है उसे एक दिन दुनिया के सारे रंग और रोशनी छोड़कर उफुक के उस पार हमेशा हमेशा के लिए रूपोश हो जाना है। ये कुदरत का कानून है। मौत ज़िंदगी का दूसरा रूप है। अभी 9 अप्रैल 2021 को जुमा के दिन मोहतरमा शमशाद जलील शाद साहिबा ने ज़िंदगी का यही दूसरा रुख अपना लिया था। बकौल शायर, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। शाद साहिबा उर्दू शेर व अदब और सहाफ़त की दुनिया में गुज़िश्ता 15-20 साल से अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जलवे बखैरने में मसरूफ़ कार थीं। तकरीबन 15 बरसों से उनका मेरा अदबी रिश्ता था। वो शायरा थी, अफसाने और मज़ामीन भी उनके ज़ेर कलम रहा करते थे। वो पूना के कदीम अदबी रिसाले सहमाही असबाक की नायब मुदीरा भी थीं। शाद साहिबा अदब और ज़िंदगी दोनों मैदानों में एक मुखलिस, ईमानदार और बावकार खातून के तौर पर उभर कर सामने आई थी। वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए सोचने को ज़्यादा पसंद करती थीं। अमूमन शायरों में हसद का जज्बा सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ख़वातीन तो इस मैदान में पहली सफ में नज़र आती हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैंने देखा कि वो हसद के जज्बे से कोसों दूर थी। ये बहुत बड़ी खूबी थी उनकी अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत दी थी उनको कि उनके दिल में किसी के लिए कोई हसद, कोई नफ़रत का जज्बा मैंने तो कभी महसूस नहीं किया। जी हाँ, यही उनका किरदार था, दूसरों की सलाहियतों को उजागर करना, दूसरों को आगे बढ़ाना, दूसरों की राहों में फूल, रंग और रोशनी बिखेरना। असबाक अदबी अवार्ड की जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो 3 साल में उर्दू, हिंदी और मराठी के तकरीबन 30 शायरों और अदीबों को असबाक अदबी अवार्ड से नवाज कर सरफराज किया, जिसका जिक्र अभी अभी उनके शोहर जलील साहब ने किया है। शाद साहिबा को किताबों से मोहब्बत थी, रिसालों से प्यार था। शायरी पहले उनका शौक़ बनी, फिर उनकी आदत और बाद में शायरी उनकी ज़िंदगी बन गई थी। वो शायरी के साथ जीती थी, शायरी के साथ सोती थी, शायरी के साथ उठती बैठती थी। कभी वो बात करते करते जो है जज्बाती भी हो जाती और कभी अपने बुज़ुर्गों को, अपने पुरखों को याद करके उनका दिल भी भर आता। वो ये तमाम बातें मुझसे कहा, वो ये तमाम यादें किताबी सूरत में कलम बंद करना चाहती थीं। कई बार मुझसे कहा कि मैं शायरी और अपने अफसानों की एक एक किताब
शाये करना चाहती हूँ। शाद साहिबा सहमाही अदबी रिसाले असबाक की उर्दू खिदमात पर PhD के लिए मकाला कलमबंद कर चुकी थी, लेकिन बस थोड़ा सा काम बाकी था, लेकिन उनका डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। जब कभी मैं बीमार पड़ता, ये बतौर ख़ास मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अक्सर जो पिछले 2-3 साल में काफ़ी मैं वक्फे से बीमार रहा। जब मैं बीमार पड़ता था तो एक बात वो कहती थी, सर आप तंदुरुस्त रहें, हम जैसे लोगों को आपकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन क्या मालूम था कि वो यूं अचानक हम सबको छोड़कर खुद ही चली जाएंगी। वो पूना की पहली शायरा थी जिन्होंने कम मुद्दत में अपनी किताबों के ज़रिए और अपनी सलाहियतों के बल पर आलमी शोहरत हासिल की थी। उन्होंने साबित कर दिया कि इज़्ज़त, अज़मत, शोहरत और मोहब्बत दुश्मनी और हसद से नहीं, मोहब्बत, खुलूस और ईमानदारी से मिलती है। बस ये कि दोनों की यादें हमारे साथ है, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो अल्लाह उनको जो है वो आगे के उनकी जो भी मंजिलें हैं वो आसान करे और उनके प्यार की खुशबू, उनके अदब की खुशबू, उनकी किताबों की खुशबू वो हमेशा आदमी दुनिया में बाकी रहे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नज़ीर साहब। शमशाद जलील शाद का बेहतरीन शेरी मजमुआ ये था पहली धूप का साया, जिसमें उन्होंने एक नज्म लिखी है, एक ख्वाब एक हकीकत। अभी अभी नज़ीर फ़तेह परी साहब ने कहा कि कुछ ख्वाब अधूरी रह जाते हैं, आने वाला इंसान आने वाले कल से बेखबर है और ना जाने क्या क्या ख्वाब देखता रहता है, कुछ पूरे हो जाते हैं और कुछ नहीं। एक ख्वाब को जो उन्होंने कलमबंद किया हुआ था वो नज्म को मैं पढ़ने जा रही हूँ। एक ख्वाब एक हकीकत। बिस्तरे मर्ग पे पड़ी हूँ मैं, राह अब किसकी तक रही हूँ मैं। मेरे एहसास ने बताया है तुझसे ये कौन मिलने आया है। ये कौन है जानती नहीं हूँ मैं, इसको पहचानती नहीं हूँ मैं। कुछ तो फिर मुझको याद आया था, कुछ तो फिर मुझको याद आया था, कलमा मेरी जुबान पे आया था। कलमे से जब हुई जुबान मीठी, फिर हुई उसकी भी अदा मीठी। बोली रब का मैं हुक्म लाई हूँ, मौत हूँ तुझको लेने आई हूँ। सुन के कुछ गम ज़दा हुई थी मैं, और हकीकत समझ गई थी मैं। कुछ दिनों का ये बस ठिकाना है, छोड़ो दुनिया हर एक को जाना है। हाथ थामे मेरा वो लेके चली, मैं भी अपनों से दूर होने लगी। इतने में मुन्नी जोर से रोई, आंख रोने से खुल गई मेरी। रब ने ये क्या मंजर दिखाया था, ख्वाब में मौत से मिलाया था। आज इस ख्वाब के वसीले से कल का एहसास कुछ दिलाया था। मैंने मांगी खुदा से तब ये दुआ, ऐ खुदा वक्त दे मुझे थोड़ा। मेरी बेटी अभी कंवारी है, इसकी शादी की जिम्मेदारी है। हाथ पीले करूंगी बेटी के, पूरे होंगे तभी मेरे सपने। ख्वाब मेरा बहुत पुराना है, चांद जैसी बहू भी लाना है। पोते पोती भी गोद खेलेंगे, दादी अम्मी वो मुझसे बोलेंगे। मेरे अरमान पूरे कर देना, मेरी किस्मत में खुशियां भर देना, मेरी किस्मत में खुशियां भर देना। हाँ, हकीकी शायर के बाद उसका फन, उसका शेर बोलता है और उस शायर को लाफानी बना देता है। बहुत 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 कुछ दिनों का बस ठिकाना है, छोड़ दुनिया हर एक को जाना है। ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, कांचन, रुखसाना, जिन्होंने बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट पेश किया। आप सबके विजया के और शमशाद के रिश्तेदार और नज़ीर फ़तेहपुरी साहब, एवरीबॉडी, सबके नाम लूंगी तो टाइम जाएगा। सब लोगों ने जिन्होंने साथ दिया सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
ज्ञान अदब के प्रोग्राम जब भी होते रहेंगे हम इनको मिस करेंगे। विजया जी की आइडियाज बहुत थी और हम चाहते थे कि वो आइडियाज को हम ज्ञान अदब के प्रोग्राम्स में पेश करें, लेकिन वो मौका तो नहीं मिला कि उनके साथ में प्रोग्राम करूं, मगर हम उनके प्रोग्राम, उनके आइडियाज को जरूर आगे के प्रोग्राम में पेश करेंगे। इवन शमशाद जी जो मेरे साथ BA MA में थी, मैं उनको नहीं भूलूंगी। वो हर बार उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे हेल्प किया ज्ञान अदब के प्रोग्राम में। हम कोई भी, हमारी टीम के सभी मेंबर उनको नहीं भूलेंगे। ज्ञान अदब, गुलदस्ते उर्दू, आई एम श्योर आप लोग भी नहीं भूलेंगे। ये दोनों हस्ते ऐसे थे कि इनको 2 घंटे में खत्म करना तो मुश्किल है। कोशिश की है कि इनकी थोड़ी सी अदबी जिंदगी आपके सामने पेश की जाए। तो अभी टाइम बहुत हो गया है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। एक छोटा सा वीडियो है नसीमा, कैन वी शो दैट? हाँ प्लीज। ऐसा तो वीडियो एक सेहरा को भी गुलजार बना सकती हूँ। देखिए, एक सेहरा को भी गुलजार बना सकती हूँ, हर जगह रंग का बाजार लगा सकती हूँ। क्या बात है। एक सेहरा को भी गुलजार बना सकती हूँ, हर जगह रंग का बाजार लगा सकती हूँ। और शेर देखिए कि चाहे दिल प्यार से खाली हो किसी का लेकिन, चाहे दिल प्यार से खाली हो किसी का लेकिन, उसमें उल्फत के मैं आसार दिखा सकती हूँ। वाह। देखती हूँ, मतलब सब तरफ पढ़ती हूँ और पसंद भी किए जाते हैं। किताबों के हर एक सफ़े पे तेरी शान लिख दूंगी, और जहाँ भी जिक्र तेरा आएगा तो जान लिख दूंगी। मेरी बेटी बनेगी जब भी दुल्हन तो मैं घूंघट के नगीनों को हटाकर उस पे हिंदुस्तान लिख दूंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत 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 बेहतर, बहुत। दोनों को बहुत ज्यादा पहचानती थी। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच। मैंने अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों ही मेरी गहरी दोस्त थी और बहुत मन को सदमा पहुंचाया, लेकिन आपने ज्ञान अदब ने बहुत अच्छी श्रद्धांजलि दी है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है और बरसों याद रहेगा। तुमको न भूल जाएंगे, इस प्रोग्राम को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। नमस्ते, शुक्रिया। इंदिरा पूनावाला, शबनम, उर्दू की शायरा हूँ, 5 भाषाओं में लिखती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और किसी को बोलना चाहता हूँ कि प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और दोनों भी काफ़ी अच्छी तरह लिखते थे, विजया जी और शमशाद जी। और विजया जी ने अपना बेटा खोया तो उनका गम भी बहुत था। तो मैं एक अपनी मराठी कविता उनके लिए पेश करतो। आपलं दुःख आपणच जगायचं असतं, त्याला विषाचा पिऊनी हसायचं असतं, फसत नाही कुणी जगी सहजासहजी, माणसासाठी आपल्याच फसायचं असतं. कुणी बघत म्हणून रे लपत छपत, कुणी बघतं म्हणून रे लपत छपत, कधी कधी एकट्यातच रडायचं असतं. देतात आईबाप बघ जन्माची शिदोरी, भविष्य आपलं आपणच घडवायचं असतं. भार घेऊन डोईवर जगण्याचं आपुलं, एकदा तरी जीवनात मरायचं असतं. झाली सांगायची जर चारित्र्याची गोष्ट, आरशासारखं स्वच्छ दिसायचं असतं. आपलं दुःख आपणच जगायचं असतं, त्याला विषाचा पिऊनी
वाह, हसायचं असतं. ब्युटिफुल ब्युटिफुल, खूप छान खूप छान, बहुत हा, ओके, थैंक यू वेरी मच हा. कबीर भाई. फारूक भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किए और 2 घंटों में दोनों की भी जिंदगी का बहुत लंबा सफर आपने तय किया. थैंक यू वेरी मच. Yes, I hope Sabha also enjoyed it and all the family members. और टू गुड, चलो तुमको ना भूल पाएंगे. आप सब तो ये प्रोग्राम को एंड करें. Thank you everyone. Everybody. Allah Hafiz. Good night, Neela. Good night, the families. Thank you. It has touched our heart. Beautifully organized program. So I thank you all. Thank you. बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम. मैं रफीक काजी पूना से हूँ और शमशाद जी और विजया जी के साथ में मेरा बहुत ही गहरा ताल्लुक रहा है. अभी चंद दिनों पहले अंजुमन इल्मो अदब शिकागो से भी जो ये हुआ था, एक ताज़ियती प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने हमारे पूना के 5 अदीबों पर कहा था. तो ये आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ज़रूरी था और आप लोगों ने किया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. और उनके शमशाद जी के एक शेर के साथ में मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि जो भी गुजरी है मुझ पर सुनाऊंगी मैं, आंसुओं के समंदर दिखाऊंगी मैं, कौन जाने कहाँ तक अंधेरे मिले, चाहतों की जिया साथ लाऊंगी मैं. उनकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है और वो हमेशा दोनों भी हमें याद रहेंगे. इतना ही मैं कहना चाहता हूँ. शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. सिंधी में उन्होंने बहुत लिखा. सबसे बड़ी बात थी वो गायिका बहुत अच्छी थी, अपने गजलों को खुद गाया करती थी क्लासिकल टोनिंग में. हमारा घर का ताल्लुक रहा. तो विजया जी सिंधी अदब में उन्होंने काफी कुछ लिखा है और उनकी जो है बहुत सारे वीडियो सिंधी भाषा के उसमें रखी गई है. और ये बात भी कोई ना कोई अरबी सभा का मेंबर भी कहता था तो अच्छा लगता था, इतनी भाषाओं में तो लिखने वाली थी. लेकिन उन्होंने यानी कि मैं श्रद्धांजलि देती हूँ और बहुत उनका आदर करती हूँ. मैं हमेशा उनके साथ होती थी लेकिन अभी पिछले कुछ साल में से नहीं थी तो इतना मालूम नहीं. हाँ नहीं मैं मिली थी, हमारा मुशायरा हुआ था सिंधी गोप कमल के घर में, तभी मैंने बहुत सारे फोटो निकाले थे उनके और वीडियो भी. बहुत याद आती है. थैंक यू. बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम. थैंक यू. पहली बार. थैंक यू जी. नमस्ते. मैं एक बात कहूँ, मैं अपर्णा कड़स्कर. हाँ बोलो. शमशाद की बहुत अच्छी सहेली थी मैं. अच्छा. यानी वो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी. उसके लिए एक शेर कहना चाहती हूँ शमशाद के लिए. आज जलील ताकीदार साहब ने कहा कि वो जब हॉस्पिटल में थी तो उन्होंने कलम और डायरी मांगी थी लिखने के लिए कुछ, तो उनके लिए एक शेर कहना चाहती हूँ. वक्ते आखिर एक कविता. पता नहीं मैं बोल पाऊंगी या नहीं. वक्ते आखिर एक कविता मेरे भीतर रह गई. वक्ते आखिर एक कविता मेरे भीतर रह गई. मौत से भी बात कहनी आज सुंदर रह गई. मौत से भी बात कहनी आज सुंदर रह गई. वक्ते आखिर एक कविता मेरे भीतर रह गई. शमशाद के लिए और विजया जी के लिए शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच अपर्णा जी. इमोशनल हो जाते हैं ना, सुन याद आते तो. बहुत अच्छी सहेली थी मेरी. और I hope this Shraddhanjali helps bring some closure to all the people. Because such type of sad incidents bring memories back so vividly to everybody. I understand what you are going through, Aparna.
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, thank you. So, if your permission, can I end the program? Everybody, Sabha is okay? Thank you so much. So I will end the Bye. program. Thank you very much. Okay? Good night. I'll be sending the recording on Facebook and on YouTube, so everybody will get the things. Okay? Thank you very much. Thank you. Bye. Good night, everyone. Thank you. Good night, everybody. Good night. Good night. Shaba khair. Shabba khair. शब्बा खैर।